रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स समिट में आज बड़ा दिन है। आज रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात है। करीब 5 साल बाद दोनों नेताओं की यह पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक है। इससे पहले 2019 में महाबलीपुरम में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। दुनिया में चल रहे दो बड़े युद्ध के बीच एशिया के दो महारथियों की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। भारत पर कनाडा की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के लिहाज से भी यह बैठक महत्वपूर्ण है। मुलाकात से एक दिन पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने का यहां पर प्लान भी बना, उस पर सहमति भी बनी। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस समझौते की पुष्टि और सहयोग किए जाने का बयान सामने आया। मोदी जिनपिंग मुलाकात से पहले इस एलएसी पर सेनाओं को पीछे हटाने पर बनी सहमति को लेकर को अच्छे संकेत के रूप में फिलहाल देखा जा रहा है। और यह द्विपक्षीय वार्ता इस समझौते के बाद जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की औपचारिक बातचीत होने वाली है। गलवान विवाद के बाद ये होगा जब ये बातचीत का दौर शुरू होगा चीन के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस गए थे। चौथी बार इस बार रूस ब्रिक्स सम्मेलन होस्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचकर पुतिन से भी उन्होंने मुलाकात की और सीधे तौर पर यह भी एक मैसेज दिया गया कि कितने अच्छे रिश्ते हैं। कहीं भी युद्ध के लिए भारत हमेशा आगे रहेगा कि समझौता हो, युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, यह कोशिश भारत की रहेगी। फिलहाल 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की जो औपचारिक बातचीत हो रही है, इस पर भी नजर रहने वाली है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत कजान में हैं, जो लगातार ब्रिक्स समिट का अपडेट दे रहे हैं। गौरव, बताइए, ब्रिक्स समिट में आज मोदी जिनपिंग मुलाकात कब है और क्या मायने? भारत और चीन के रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता 5 वर्षों के अंतराल के बाद होगी। हालांकि भारत और चीन के बीच तनाव इससे पहले भी हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई वो 2017 में डोकलाम के बाद भी हुई, जब लगभग 70 दिन से ज्यादा भारत और चीन की सेनाएं उत्तर सिक्किम के इलाके में लगभग आमने सामने थी और दोनों ही देशों का तोपखाना हो या फिर तोपखाने के साथ साथ आर्मर हो, टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, बड़ी संख्या में सिपाही वो तैनात कर दिए गए थे सीमाओं पर। जब चाइना ने एक सड़क निर्माण ट्राई जंक्शन के पास के इलाके में, भूटान, भारत और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के इलाके में तेजी से सड़क निर्माण शुरू किया था जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था, तो भारत ने वो सड़क निर्माण रोक दिया था। उसके बाद तनाव बढ़ गया था, लेकिन तब भी इसी तरह की एक शिखर वार्ता से पहले डिसएंगेजमेंट हुआ था। फिर वुहान इनिशिएटिव हुआ और फिर निर्णय हुआ कि हर वर्ष एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे ताकि तनाव ना बढ़े। फिर महाबलीपुरम में चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया, उसमें बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन उसका बदला चीन ने चुकाया। एक बार फिर भारत की पीठ में खंजर भोंककर जब पेंगोंगसो से लेकर पूर्वी लद्दाख में उन्होंने कई इलाकों पर घुसपैठ की कोशिश की, उन्हें रोका गया और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह की एक बातचीत से पहले और जब भारत ने क्यूपीक्यू यानी क्विड प्रो को ऑपरेशन करके उनके G219 को और मोल्डो गैरिजन को डोमिनेट करना शुरू किया, तब चाइना इतने पास दोनों सेनाओं के टैंक आ गए थे और बख्तरबंद गाड़ियां आ गई थी, सिपाही आमने सामने आ गए थे। एक बार तो गोली भी चल गई थी चीन की सेना को रोकने के लिए ताकि वो और आगे बढ़ने का दुस्साहस न करे। उसके बाद तनाव को कुछ कम किया गया, लेकिन डेप्सैंग और डेमचोक का इलाका रह गया था। आज जो बातचीत होगी वो हायर डायरेक्शन दिया जाएगा भारत और चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ओर से अपने ही देश के डिप्लोमैट्स को भी और मिलिट्री कमांडर्स को भी, कि इस रिश्ते को किस तरह आगे बढ़ाना है। गौरव, जरा ये भी बताइए कि इस बैठक में सामरिक मुद्दों के अलावा और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, इस स्तर पर कई सेना के जो अधिकारी हैं, जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है, उनकी बात यह हो रही है कि
पेट्रोलिंग अब लागू हो जाएगी। जैसे डेप्सैंग की अगर बात करें तो वहां पर भारत के जो पेट्रोल पॉइंट्स है, पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11 अल्फा, 12, 12 अल्फा, 13, भारत की सेना वो जो राकी नाला, वाई जंक्शन, बॉटलनेक का इलाका है, वहां पर चीन की सेना की एक टुकड़ी आकर बैठ गई थी और भारत की सेना को अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक जाने नहीं दे रही थी। ये 2020 के बाद की बात है। 2020 में तनाव से पहले भारत की सेना अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक जाती थी और फिर लौट कर आ जाती थी। उसी तरह चीन की सेना बुर्से एक स्थान है दौलत बेग ओल्डी के रास्ते पर डेप्सैंग के पास, चीन की सेना वहां से लगभग 1 किलोमीटर पहले तक अपने क्लेम लाइन तक आती थी और लौट जाती थी। फिर भारत ने उनका भी आना रोक दिया और चीन ने हमारा आगे जाना रोक दिया। अब ये निर्णय हुआ है कि दोनों सेनाएं अपने पेट्रोल पॉइंट्स और क्लेम लाइंस तक जाएंगी, डेप्सैंग में भी और डेमचौक में भी। बाकी इलाकों में जो बफर जोन है वो अभी वैसे का वैसा ही रहेगा। उस पर इस चर्चा में बातचीत नहीं हुई थी जो अब तक नेगोशिएशंस हुए हैं, केवल डेप्सैंग और डेमचौक पर हुए हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात हो रही है, उसके बाद वो दोनों अपने राजनयिकों को, अपने डिप्लोमेट्स को और अपने मिलिट्री कमांडर्स को निर्देश देंगे कि किस तरह से इस डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, दोबारा एक गलवान और पेंगोंगसो की घटना ना हो जाए। तो उसके लिए ऐसा निर्णय टैक्टिकल लेवल पर सूत्रों के मुताबिक हो रहा है कि एक महीने में अगर 4 हफ्ते होते हैं तो पहले हफ्ते और तीसरे हफ्ते एक सेना जाएगी अपने क्लेम लाइन और पेट्रोलिंग पॉइंट तक, और दूसरे और चौथे हफ्ते में दूसरी सेना अपने पेट्रोलिंग पॉइंट और क्लेम लाइन तक जाएगी। उनमें केवल एक सेक्शन प्लस या प्लेटून माइनस जो से कहा जाता है, एक सेक्शन में 10 से 12 सिपाही होते हैं, प्लेटून में 20 से 25 सिपाही होते हैं, तो 10 से 15 सिपाही केवल पेट्रोलिंग पर जाएंगे और एक दूसरे को सूचित करके जाएंगे ताकि कोई तनाव ना हो। ये तो टैक्टिकल लेवल्स पर बातचीत चल रही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या बातचीत होगी? क्या दोनों देश एक दूसरे पर फिर विश्वास कर सकते हैं कि जो लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं, जैसे आपका तोपखाना हो गया, आपके रॉकेट्स हो गए, आपके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हो गई, वो पीछे हटे? इक्वल एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी की दृष्टि से भारत को कुछ आगे रखना पड़ेगा क्योंकि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बहुत अच्छा है, भारत अभी सुधार कर ही रहा है। तो डी एस्केलेशन और फिर अल्टीमेट जो अब तीसरा कदम होगा वो डी इंडक्शन। 50,000 से ज्यादा चीनी सिपाही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आ गए थे और मिरर डिप्लॉयमेंट यानी उतनी ही संख्या में भारतीय सिपाहियों को भी तैनात करने की आवश्यकता पड़ी थी। तो वो अपने शांतिकाल की स्थिति पर एक बार फिर लौटे, ये अभी होना बाकी है। तो जो हायर डायरेक्शन आएगा आज की इस वार्ता के बाद, वो संभवतः डिसएंगेजमेंट के बाद अगला कदम क्या होगा, डी एस्केलेशन कैसे होगा, डिसएंगेजमेंट के बाद डी इंडक्शन कैसे होगा, इस पर बातचीत हो सकती है। और फिर आर्थिक रिश्तों को किस तरह से आगे ले जाया जाए, एक दूसरे के बीच तालमेल बढ़ाया जाए, रिश्तों को सुधारा जाए। अगर 21वीं सदी सही मायनों में एशिया की सदी होनी है तो एशिया के दो जायंट्स आपस में ऐसे परस्पर लड़ते नहीं रह सकते। तो देखना यह होगा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कितनी साफ नीयत से आ रहे हैं। वो आने वाले हफ्तों और महीनों में स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम आज उठाया जाएगा। सबकी निगाहें मोदी और जिनपिंग पर होंगी। 5 साल बाद ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। जो चीन आए दिन दक्षिण चीन सागर में पड़ोसी देशों को डराता रहता है, जो चीन ताइवान को हड़पने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है, वो चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4.5 साल पहले की स्थिति बहाल करने पर कैसे राजी हो गया? एलएसी पर पहले आगे आकर पीछे हटने वाले चीन को आखिर ये सब करने से क्या मिला? चीन के खिलाफ भारत की सैन्य और कूटनीतिक कामयाबी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, जिस पर चीन की तरफ से भी मुहर लगा दी गई। भारत ने चीन से सामान्य संबंधों के लिए उसे अपनी सेना को पीछे हटाने की शर्त रखी थी, जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। इसके बाद जिस तरह से भारत ने चीन की चालबाजी का जवाब दिया और चीन के बराबर सेना एलएसी पर तैनात कर दी, ऐसे में चीन का साल 2020 की स्थिति पर लौटना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अप्रैल 2020 में चीन की सेना ने कम से कम 6 जगह पर अतिक्रमण किया था, लेकिन 2 साल बाद चीन की सेना 4 स्थानों से पीछे हट गई थी। लेकिन देप्सांग और डेमचौक में गतिरोध पिछले 4.5 साल से बरकरार था, जो अब सुलझता दिख रहा है। हालांकि चीन को लेकर विश्वास का संकट अब भी बरकरार है। What has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look,
The buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other. Petroling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing, and as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरहद 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद है। इसी का फायदा उठाकर चीन LAC पर महामारी के बीच युद्धाभ्यास करने के नाम पर धोखे से आ बैठा, लेकिन उसे भारत के जवाब ने चौंका दिया। चीन की इस हरकत ने न सिर्फ भारत को उससे जुड़ी चुनौती के बारे में एहसास करवाया, बल्कि उसके बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे को पुख्ता करने के लिए प्रेरित भी किया। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है, जिसे सुलझाने के लिए कई समितियां बनाई जा चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच हाल के समय में कई उच्च स्तरीय बैठकों के चलते तनाव कम हुआ है, लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? भारत और चीन की तरफ से समझौते पर विस्तार से कुछ भी नहीं बताया गया है, इसीलिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से जो स्थायी स्ट्रक्चर बनाए गए, क्या उसे हटाया जाएगा? इस बारे में पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि इससे दोनों देशों में तनाव कम जरूर होगा। गौरव सावंत, कजान, रूस, आज तक।